बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने प्रगामी तरंग का समीकरण और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखे। अब अपन देखते हैं तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत बच्चों क्या कहता है कि यदि किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक तरंगे अध्यारोपित हों, यदि किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक तरंगे अध्यारोपित हों तो उस बिंदु पर स्थित कण का परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के कारण, विस्थापनों के अलग अलग तरंगों के कारण उस कण के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यदि किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक तरंगे अध्यारोपित हों या मिलें, अध्यारोपित हों तो उस बिंदु पर स्थित कण का परिणामी विस्थापन उस बिंदु पर स्थित कण का परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के कारण विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यदि किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक तरंगे अध्यारोपित हों तो उस बिंदु पर स्थित कण का परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के कारण विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होता है। अर्थात कुल विस्थापन y बराबर होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश डैश टू yn। ये बच्चों कहलाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अलग अलग कंडीशन में तरंगों के अध्यारोपण के कारण अलग अलग घटनाएं उत्पन्न होती हैं, तो इन तरंगों के अध्यारोपण के कारण निम्न चार घटनाएं उत्पन्न होंगी, जिनमें फर्स्ट आता है व्यतिकरण और इंटरफेरेंस। व्यतिकरण और इंटरफेरेंस। दूसरा विस्पंद या बीट्स। तीसरा अप्रगामी तरंगे। स्टैंडिंग वेव्स। और चौथा लिसाजू आकृतियां। लिसाजू आकृतियां, लिसाजूज फिगर। ये बच्चों अपने सिलेबस में नहीं है, न आपके 11th के सिलेबस में है, न नीट के सिलेबस में है। तो अपन को इस चैप्टर में ये तीन घटनाएं पढ़नी हैं: व्यतिकरण, विस्पंद और अप्रगामी तरंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे व्यतिकरण। व्यतिकरण और इंटरफेरेंस क्या होता है?
ध्यान दें बच्चों, व्यतिकरण या इंटरफेरेंस जब दो समान आवृत्ति एग्जैक्ट समान होनी चाहिए, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में अध्यारोपित होती हैं, ध्यान दें, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर ध्वनि की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम सुनाई देती है। इसे ध्वनि तरंगों का क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। अगर प्रकाश तरंग है तो वहां पर अपन को कुछ बिंदुओं पर चमकीली फ्रिंजें दिखाई देंगी और कुछ बिंदुओं पर काली फ्रिंजें। तो फिलहाल तो अपन ध्वनि तरंगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपन ध्वनि तरंग इस चैप्टर में पूरा जो है अपन साउंड वेव के बारे में ही पढ़ेंगे, इसलिए जो भी अपन बेस ले रहे हैं वो ध्वनि तरंगों के हिसाब से लिखेंगे। तो व्यतिकरण को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? जब दो समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित होती हैं जब दो समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर ध्वनि की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम सुनाई देती है। इस घटना को ध्वनि का या ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। कंडीशन क्या है? आवृत्ति समान होनी चाहिए और एक ही दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित होनी चाहिए। अब बच्चों अपन क्या करेंगे? इस व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण देखते हैं और परिणामी आयाम के लिए अपन क्या करेंगे? एक व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। व्यतिकरण का अपन देखेंगे गणितीय विश्लेषण। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण देखते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक जो प्रगामी तरंग है वो ये है A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है और दूसरी प्रगामी तरंग है वो A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई है। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। आपको पता है बच्चों, दोनों जो तरंगों की आवृत्ति समान है क्योंकि कोणीय वेग समान है। भाई कोणीय आवृत्ति के समान होने के कारण क्या है कि इनकी आवृत्ति समान है और दोनों ही प्लस एक्स डायरेक्शन में गतिशील हैं, यानी तरंग संचरण की दिशा भी समान है।
तो इनके अध्यारोपण से निश्चित रूप से क्या होगा, व्यतिकरण की घटना होगी। और मैं कह सकता हूं कि जो y होगा वो कैसा होगा बच्चों, y1 प्लस y2। तो मैं ये कहता हूं कि a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। इसको अपन खोलते हैं और ये होगा a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2, इसको आप एक कोण मान लें और फाई को दूसरा कोण मान लें। खोलें, साइन ए कोस बी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कोस फाई प्लस कोश ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाई। अब बच्चों अपन क्या करते हैं कि साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाले पदों को तो एक जगह करते हैं और कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स वालों को एक जगह करते हैं। तो क्या कहें, मैं इसको ये कह सकता हूं, मैं साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को बाहर ले लेता हूं। यहां से तो a1 बचेगा और यहां से बचेगा बच्चों a2 कोस फाई, ठीक है, प्लस ये बनेगा a2 साइन फाई इंटू कोश ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये मेरे पास समीकरण नंबर आ गया बच्चों 3। अब मैं इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलना चाहता हूं, साइन के फॉर्म में बदलना चाहता हूं। तो बच्चों ये जो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इसका ये जो गुणांक है इसको तो मैं आर कोस थीटा मान लेता हूं, और कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स का जो गुणांक है इसको आर साइन थीटा मान लेता हूं। तो अपन क्या कहेंगे, माना कि आर कोस थीटा इक्वल टू है a1 प्लस a2 कोस फाई एंड आर साइन थीटा जो बनेगा वो मान लिया मैंने a2 साइन फाई, और इसको समीकरण नंबर में 4 दे देता हूं, इसको समीकरण नंबर 5 दे देता हूं। अब बच्चों ये वैल्यू इस समीकरण 3 में वापस पुट करता हूं तो मेरे को ये पता चल रहा है कि y बराबर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू आर कोस थीटा प्लस कोश ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू आर साइन थीटा, और मैं इसमें आर ले लेता हूं कॉमन और ये बनेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कोस थीटा प्लस कोश ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन थीटा। और फाइनली मैं इसको ये कह सकता हूं कि y इक्वल टू कैपिटल आर इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये आ गया मेरे पास समीकरण नंबर 6। अब बच्चों निश्चित रूप से यह भी एक प्रगामी तरंग के समीकरण को व्यक्त करता है जिसका परिणामी आयाम क्या है, कैपिटल आर है। ये इन दोनों तरंगों के व्यतिकरण से प्राप्त परिणामी तरंग है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि दो प्रगामी तरंगों के व्यतिकरण से प्राप्त परिणामी जो तरंग होती है वो भी प्रगामी होती है और उसकी आवृत्ति तथा तरंग संचरण की दिशा वही होती है। आवृत्ति तथा तरंग संचरण की दिशा वही होती है जो दोनों तरंगों की होती है। तो समीकरण 6 से क्या स्पष्ट हुआ, समीकरण 6 से स्पष्ट है कि दो प्रगामी तरंगों के व्यतिकरण से प्राप्त परिणामी तरंग भी प्रगामी होती है। कैसी होती है बच्चों, प्रगामी। समीकरण 6 से स्पष्ट है कि दो प्रगामी तरंगों के व्यतिकरण से प्राप्त परिणामी तरंग भी कैसी होती है, प्रगामी तरंग होती है।
ठीक है बच्चों, अब ध्यान दें, इस परिणामी तरंग का जिसका आयाम क्या है, r है, जिसका जो आयाम है, परिणामी आयाम कैपिटल R है। अब बच्चों मैं इस कैपिटल R का मान ज्ञात करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, इस समीकरण 4 तथा 5 का वर्ग करके जोड़ता हूं मैं। समीकरण 4 तथा 5 का वर्ग करके जोड़ो, जिससे कि कोस यानी थीटा गायब हो जाए। समीकरण 4 तथा 5 का वर्ग करके जोड़ने पर क्या होगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा और ये बनेगा बच्चों a1 प्लस a2 कोस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर, या आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और ये आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई प्लस a2 स्क्वायर कॉमन लेंगे, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और जो r की वैल्यू प्राप्त होगी वो बनेगी रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ये बच्चों अपने पास परिणामी आयाम आ गया। और बच्चों कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हैं तो ये एक तरह से डेरिवेशन जो बता रहा है कि ये परिणामी आयाम आया कैसे। आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद करना है, और अगर अपन 11th पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखते हैं तो आपको ये डेरिवेशन भी आना चाहिए। अप्रोच वैसे आपको आनी चाहिए, लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं आपको फिर कहूंगा कि कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखें, लेकिन ये पता होना चाहिए a1 क्या है, a2 क्या है, फाई क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो आगे अपन व्यतीकरण में आगे बढ़ेंगे तो कुल मिला के मेरे पास ये प्राप्त हुआ कि जो परिणामी आयाम का फॉर्मूला आ गया, और अगर मैं परिणामी तीव्रता लिखना चाहूं दी गई तीव्रता के फॉर्म में तो क्या लिखूं, ध्यान देना एक बात, आपको यह तो पता चल गया कि परिणामी आयाम का फॉर्मूला आ गया मेरे पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कोस फाई, ये मेरे पास परिणामी आयाम आ गया। अब बच्चों अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो आर स्क्वायर इजिकल टू बनेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कोस फाई। अब ये भी पता है बच्चों आपको कि तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो दोनों पक्षों को अगर मैं k से गुणा करता हूं तो ये बनेगा के आर स्क्वायर इक्वल टू के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2 के a1 स्क्वायर का रूट इंटू के a2 स्क्वायर का रूट इंटू कोस फाई। ये कहा जा सकता है, अपन ने कुछ भी चेंज नहीं किया, पूरे समीकरण को किससे गुणा कर दिया, अपन ने के से गुणा कर दिया, ऐसे एडजस्ट कर सकता हूं। अब बच्चों आपको पता है के आर स्क्वायर को परिणामी तीव्रता आई कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो के आर स्क्वायर को आई कहा जा सकता है। इसी प्रकार से के a1 स्क्वायर प्रथम तरंग की तीव्रता आ गई, ये दूसरी तरंग की तीव्रता आ गई, और 2 रूट i1 i2 कह दूं इंटू कोस फाई। तो ये बच्चों अपने पास व्यतीकरण से प्राप्त परिणामी तरंग का आयाम का ये फॉर्मूला आ गया अपने पास, और परिणामी तरंग की तीव्रता का ये फॉर्मूला आ गया। हालांकि अगर अपन को आयाम दिए जाएं तो आपको पता तीव्रता जो है k इंटू आर स्क्वायर से भी प्राप्त की जा सकती है, और पहले से अगर तरंगों की तीव्रता देके परिणामी तीव्रता पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है, और आयाम देकर पूछे तो ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। ठीक है,
अब बच्चों अपन इसके स्पेशल केसेस देखेंगे। यानी ये जो व्यतिकरण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। तो अब अपन देखते हैं बच्चों इसके स्पेशल केसेस, जिसमें पहला आता है संपोषी व्यतिकरण। क्या होता है संपोषी व्यतिकरण, ये अपन को देखना है। तो बच्चों सबसे पहले अपन देखते हैं इसके स्पेशल केसेस। और इसमें आता है पहला संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, संपोषी व्यतिकरण। यदि तरंगे किसी बिंदु पर समान कला में अध्यारोपित हों तो उस बिंदु पर स्थित कण का परिणामी आयाम व तीव्रता का मान अधिकतम होता है। इस प्रकार के व्यतिकरण को अपन क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, यदि तरंगे किसी बिंदु पर समान कला, संपोषी कब होगा, से याद रखें, संपोषी के लिए समान कला। यदि तरंगे किसी बिंदु पर समान कला में अध्यारोपित हों तो उस बिंदु पर स्थित कण का परिणामी आयाम तथा तीव्रता का मान अधिकतम होता है, इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यदि तरंगे किसी बिंदु पर समान कला में अध्यारोपित हों तो उस बिंदु पर स्थित कण का परिणामी आयाम तथा तीव्रता का मान अधिकतम होता है, इसे अपन क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो बच्चों संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या शर्त हुई कि तरंगे समान कला में होनी चाहिए, अर्थात तरंगों में जो कलांतर होना चाहिए, समान कला का अर्थ है कि तरंगों में जो कलांतर होना चाहिए वो जीरो, या मैं सिंपल सी बात कह सकता हूं, कलांतर जो होना चाहिए वो समपाई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तरंगों में जो कलांतर है वो समपाई होना चाहिए। ये याद रखें, संपोषी समान कला, और समान कला का अर्थ क्या है कि कलांतर समपाई होना चाहिए, अर्थात 0, 2 पाई, 4 पाई, डैश टू 2n पाई होना चाहिए, ठीक है। और तरंगों में जो पथांतर होना चाहिए, अब बच्चों पथांतर और कलांतर में ये संबंध होता है, याद करना, सीपीएमटी 2004 में तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है कि पथांतर जो होता है तरंगों द्वारा तय किए गए पथों की लंबाई का अंतर पथांतर कहलाता है, और पथांतर बराबर होगा λ/2 पाई इंटू कलांतर। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, λ/2 पाई इंटू कलांतर 2n पाई जनरल लिखेंगे, और ये आ गया बच्चों n लैम्डा। अर्थात संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर डेल्टा x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए, लैम्डा का पूर्ण गुणज। अर्थात पथांतर जो हो सकता है वो 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, डैश टू n लैम्डा अगर होगा तो तरंगों में संपोषी व्यतिकरण की स्थिति आएगी। अब बच्चों संपोषी व्यतिकरण में क्या होगा, देखो, जब कोस फाई का मान अपन समपाई रखेंगे तो
फाई का मान संपाई रखेंगे तो कोस फाई का मान +1 आएगा और ये कोस फाई की मैक्सिमम वैल्यू है। और आपको पता है कि जब कोस फाई मैक्सिमम होगा तो श्योर है कि आर भी मैक्सिमम होगा और इस केस में परिणामी आयाम का मान अधिकतम होगा। कितना आएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कोस फाई, और कोस फाई की जगह 1, और ये बनेगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का रूट, और ये आ गया a1 प्लस a2। r का मान मैक्सिमम होगा और कितना बनेगा बच्चों? a1 प्लस a2 के बराबर आएगा। समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी आयाम अधिकतम होगा और दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होगा। इसी टाइप से बच्चों परिणामी तीव्रता देखें तो कैसी बनेगी? I बराबर बनेगी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, और कोस फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी और I का मान मैक्सिमम हो जाएगा, और इसे मैं कहूंगा रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में अधिकतम तीव्रता आ जाएगी। क्लियर है? अब बच्चों इस समपोषी व्यतिकरण को अगर मैं ग्राफिकली बताना चाहूं, बहुत आसान काम है। देखो, सपोज करो कि ये मेरे पास तरंग फर्स्ट है, ठीक है, और ये तरंग सेकंड है, समान कला में है, तो निश्चित रूप से जब ये अधिकतम होगी तो उसी समय ये अधिकतम होगी, ये न्यूनतम होगी तो ये भी उसी समय न्यूनतम होगी। और आपको ये पता है कि जब दोनों समान डायरेक्शन में हैं तो परिणामी विस्थापन दोनों के विस्थापनों के योग के बराबर होगा, तो आयाम भी दोनों के योग के बराबर होगा, तो ये परिणामी तरंग बनेगी। अगर इसका जो आयाम है, ध्यान दे बच्चों, ये जो आयाम है वो द्वितीय तरंग है, ये आयाम a2 है, ये कितना है? a1 है, और ये बच्चों अपने पास परिणामी आयाम आएगा, और ये परिणामी आयाम जो है वो दोनों के जोड़ के बराबर आएगा। और इस केस में r की वैल्यू मैक्सिमम होगी और दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण सदिश योग होगा, और किसके बराबर आएगा? a1 प्लस a2 के बराबर आएगा। ये अपन इसको ग्राफिकल अप्रोच से बता सकते हैं। ये a1 है, ये a2 है, तो ये जो परिणामी आयाम आएगा इन दोनों के जोड़ के बराबर आएगा, a1 प्लस a2 के जोड़ के बराबर आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो समपोषी व्यतिकरण में क्या ध्यान रखना है कि यदि तरंगे किसी बिंदु पर समान कला में अध्यारोपित हों तो उस बिंदु पर स्थित कण का परिणामी विस्थापन, परिणामी आयाम तथा तीव्रता का मान अधिकतम होता है, जिसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। समपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों में कलांतर समपाई होना चाहिए और पथांतर जो होना चाहिए वो लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। इस केस में आयाम का मान मैक्सिमम होगा और किसके बराबर आएगा? a1 प्लस e2 के बराबर आएगा, और तरंग की जो परिणामी तीव्रता है वो मैक्सिमम होगी और वो किसके बराबर आएगी? रूट I1 प्लस रूट I2 के होल स्क्वायर के बराबर होगी। तो ये पहला अपन ने देखा स्पेशल की समपोषी व्यतिकरण। आगे अपन देखेंगे बच्चों विनाशी व्यतिकरण। आगे अपन देखते हैं बच्चों विनाशी व्यतिकरण। सेकंड केस है विनाशी व्यतिकरण। आगे बच्चों अपन देखते हैं सेकंड है विनाशी व्यतिकरण और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। विनाशी व्यतिकरण और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैसे डिफाइन करेंगे?
यदि तरंगे किसी बिंदु पर विपरीत कला में अध्यारोपित हों तो उस बिंदु पर परिणामी आयाम व तीव्रता का मान न्यूनतम होता है। इसे अपन क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो यहां भी ध्यान दें, यदि तरंगे किसी बिंदु पर विपरीत कला में अध्यारोपित हों यदि तरंगे किसी बिंदु पर विपरीत कला में अध्यारोपित हों तो उस बिंदु पर परिणामी आयाम तथा तीव्रता का मान न्यूनतम होता है। इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ध्यान दो बच्चों, विनाशी व्यतिकरण के लिए तरंगे विपरीत कला में होनी चाहिए और विपरीत कला का अर्थ है बच्चों, विपरीत कला का अर्थ है कि तरंगों में कलांतर क्या होना चाहिए? विषम पाई होना चाहिए। तीनों वी, विनाशी, विपरीत कला और विषम पाई। विनाशी व्यतिकरण के लिए तरंगे क्या होनी चाहिए? विपरीत कला में होनी चाहिए और विपरीत कला का अर्थ है कि तरंगों में कलांतर विषम पाई होना चाहिए और इसका मतलब है कि पाई, 3 पाई, 5 पाई, डैश डैश टू 2n-1 इंटू पाई होना चाहिए, क्योंकि 2n हमेशा सम संख्या है तो 2n-1 क्या होगी बच्चों? विषम। इसी प्रकार से इसके लिए जो पथांतर होना चाहिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर डेल्टा x जो होना चाहिए वो क्या होगा बच्चों? λ/2 पाई इंटू कलांतर फाई, और कलांतर की जगह आप रखेंगे 2n-1 इंटू पाई, जनरल कलांतर रखेंगे, पाई से पाई कैंसिल और ये बनेगा 2n-1 इंटू λ/2 और ये बताता है कि λ/2 का विषम गुणज क्या है? λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए। पथांतर जो है वो क्या होगा बच्चों? λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए, अर्थात पथांतर जो है वो होगा λ/2, 3λ/2, 5λ/2, 7λ/2 एंड सो ऑन। यानी पथांतर λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए। अब इस केस में बच्चों जो कोस फाई का जो मान होगा वो -1 होगा और -1 होगा वो न्यूनतम मान होगा, मिनिमम होगा। जब कोस फाई मिनिमम है तो आर का मान भी मिनिमम होगा और कितना बनेगा बच्चों? A1 - A2। और इसी प्रकार से परिणामी तीव्रता भी न्यूनतम होगी और सिमेट्री से क्या बनेगी? √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ये हुआ विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी तीव्रता और ये हुआ परिणामी आयाम। ठीक है बच्चों, तो ये था अपने पास विनाशी व्यतिकरण। तो ये डायरेक्ट आर वाला फॉर्मूला हमेशा लागू होगा, आई वाला फॉर्मूला हमेशा लागू होगा, लेकिन समान कला में और विपरीत कला में अध्यारोपित होने पर इन फॉर्मूलों का आप डायरेक्ट यूज करें, टाइम खराब न करें। कुल मिला के मतलब है विपरीत कला में है तो परिणामी तीव्रता इससे निकाल लें, अगर समान कला में है तो उससे निकाल लें, और यदि कलांतर का मान समपाई और विषमपाई के अलावा कुछ है तो फिर आप जनरल फॉर्मूला ही काम में लेंगे। तीसरा अपन देखते हैं बच्चों, व्यतिकरण में ऊर्जा का पुनर्वितरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यतिकरण में ऊर्जा का पुनर्वितरण।
व्यतिकरण में ऊर्जा का पुनर्वितरण, रीअरेंजमेंट ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस। व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण। बच्चों देखें एक बार, थोड़ा सा ध्यान दें। ये यहां पे मैं तीव्रता लेता हूं और यहां पे मैं लेता हूं कलांतर फाई। सपोज करो कि तरंगों में 0 कलांतर है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, इसी टाइप से माइनस पाई, -2 पाई एंड -3 पाई। आपको पता है बच्चों कि जब मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे पास जो 2 तरंगे हैं, इनके लिए जो आयाम है वो a1 बराबर a2 है और इसको मैं a मान लेता हूं, तो आपको यह पता है कि जो आई मैक्स आपके पास आएगी वो बनेगी k इंटू ए प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर 4ka², और आई मिनिमम जो बनेगी वो कितनी बनेगी, k इंटू ए माइनस ए का होल स्क्वायर मीन्स 0 आएगी। तो ये जो अधिकतम तीव्रता है ये तो है 4ka², और ये न्यूनतम तीव्रता क्या है बच्चों, 0। तो आपको पता है जब कलांतर का मान 0 होता है तो तीव्रता अधिकतम होगी, यहां पर तीव्रता 0 होगी, यहां पर वापस अधिकतम होगी। इनको मिलाते हुए अगर अपन वक्र खींचेंगे तो बच्चों ये इस टाइप का वक्र आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी टाइप से अगर इधर देखें तो ये इसी टाइप का वक्र प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये बच्चों अपने लिए तीव्रता वक्र है। अब इस वक्र को देखने से ऐसा पता चल रहा है कि विनाशी व्यतिकरण वाले जो बिंदु हैं वहां पर परिणामी तीव्रता 0 आ रही है। तो इस परिणामी तीव्रता को 0 देखने से ऐसा लगता है कि इसमें ऊर्जा की हानि हो गई, यानी ऊर्जा नष्ट हो गई है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। कैसे? देखो बच्चों, जब इन तरंगों में व्यतिकरण होता है तो अधिकतम तीव्रता इतनी है, न्यूनतम तीव्रता इतनी है, और औसत तीव्रता आई एवरेज जो बनेगी वो बनेगी आई मैक्स प्लस आई मिनिमम बाई 2, और बच्चों ये आ जाएगी 4ka² प्लस 0/2, और ये आ जाएगी बच्चों 2ka²। यानी जो औसत तीव्रता आपके पास आई वो कितनी आ गई बच्चों, 2ka²। अब ध्यान दो बच्चों, यदि तरंगों में व्यतिकरण नहीं होता, यदि तरंगों में व्यतिकरण नहीं होता तो औसत तीव्रता आई एवरेज कितनी होती, ये होती बच्चों I1 प्लस I2 के बराबर होती, और ये होती ka² प्लस ka² बराबर 2ka²। जब बच्चों तरंगों में अध्यारोपण नहीं होता है तो औसत तीव्रता कैसे निकालते हैं, दोनों तीव्रताओं के जोड़ के बराबर होगी। ऐसा कभी भी मत कर देना कि दोनों की तीव्रताओं को जोड़कर 2 का भाग दे दो। बच्चों यहां पर ये जो औसत तीव्रता है ना, ये वर्ड ही एक कंफ्यूजिंग वर्ड है। वास्तव में इसका मतलब ये जोड़कर 2 का भाग देने का नहीं है। जैसे मान लो मैं एक बल्ब के बारे में बात करूं, ठीक है, आपको पता है तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी अगर बिंदु स्रोत है। तो कुल मिला के इस पूरे कमरे में क्या प्रकाश की तीव्रता समान है? बिल्कुल नहीं है। इसके ठीक पास वाले जो बिंदु हैं वहां पर तीव्रता अधिक है और दूर जाने पर तीव्रता कम होगी। अगर आपने औसत तीव्रता निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया तो इसका अर्थ क्या हुआ पता आपको, कि एक कमरे में 1 लाइट जलाने पे भी उतनी रोशनी होगी और 50 लाइट जलाने पे उतनी रोशनी होगी। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है। 1 लाइट जलाओगे कम रोशनी होगी, 2 जलाओगे और ज्यादा होगी, 3 जलाओगे और ज्यादा होगी, 50 जलाओगे बहुत ज्यादा होगी। यानी अगर तरंगों में व्यतिकरण नहीं होता है तो जो परिणामी तीव्रता, जो औसत तीव्रता होती है, वो सभी तरंगों की तीव्रता के योग के बराबर होती है। आप जोड़कर उसमें तरंगों की संख्या का भाग नहीं देंगे। तो बच्चों क्या हो रहा है कि जब तरंगों में व्यतिकरण हो रहा है
तो भी औसत तीव्रता 2k² आ रही है, और जब तरंगों में व्यतिकरण नहीं हो रहा तो भी औसत तीव्रता 2k² आ रही है। इसका क्या मीनिंग निकला कि व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है, ऊर्जा का केवल पुनर्वितरण होता है, अर्थात विनाशी व्यतिकरण वाले बिंदुओं से ऊर्जा संपोषी व्यतिकरण वाले बिंदुओं पर क्या हो जाती है बच्चों, शिफ्ट हो जाती है। केवल यह होता है कि विनाशी व्यतिकरण वाले बिंदुओं से ऊर्जा कहां शिफ्ट हो जाती है, संपोषी व्यतिकरण वाले बिंदुओं पर शिफ्ट हो जाती है। बाकी व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब इस व्यतिकरण पर बेस किस किस टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे वो अपन डिस्कशन करेंगे।